तो हम लोग है ना अभी अपील्स का बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो ऑर्डर पास करेगा वो रहेगा आपका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। अब क्या हुआ, पीओ केस लेके गया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, ठीक है। पीओ ने कंप्लेन करा, बोला कि अरे ये तो गलत हो रहा है, ये तो ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब क्या, आपके दिमाग में क्वेश्चन रहेगा। हम सबसे पहले वो देखते हैं, सीधा एक्ट में से ही देखते हैं। Adjudicating authority means any authority appointed or authorized to pass any order or decision under this act, but does not include CBIC, Revisional Authority, Authority for Advance Ruling, Appellate Authority for Advance Ruling, National Appellate Authority for Advance Ruling, Appellate Authority, Appellate Tribunal or Authority referred to in subsection 2 of section 171। मतलब कोई भी अथॉरिटी जो ऑर्डर पास करेगी एक्सेप्ट फॉर एपेलेट अथॉरिटी, मतलब जो अपील के बाद के ऑर्डर पास करेगी, उसके अलावा जो भी अथॉरिटी ऑर्डर पास करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। समझाओ, यस। तो हम लोग अपने वापस वाले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वाले पार्ट पे आते हैं। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फर्स्ट लेवल है आपका जो ऑर्डर पास करता है। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने जो ऑर्डर पास किया है वो टैक्स पेयर को लगता है कि अरे ये तो गलत किया है, बराबर। तो टैक्स पेयर क्या करेगा, अपील करेगा। अपील किसके पास करेगा, हायर अथॉरिटी के पास। हायर अथॉरिटी कौन है, एपेलेट अथॉरिटी, बराबर। तो टैक्स पेयर ने अपील करा, बराबर। किसके पास, हम बहुत शांति से एक एक चीज देख रहे हैं तो आप एब्जॉर्ब करो इसको, ठीक है। अब हमने बोला अपील तो कोई भी कर सकता है, या तो टैक्स पेयर कर सकता है या तो पीओ मतलब डिपार्टमेंट खुद कर सकता है, क्योंकि ऑर्डर कौन दे रहा है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो या तो टैक्स पेयर आगे अपील करेगा या तो कौन अपील करेगा, पीओ, मतलब कि हमारा डिपार्टमेंट, बराबर। समझ रहे हो, पक्का। अब एपेलेट अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया, हमको लगता है अरे नहीं नहीं गलत किया है एपेलेट अथॉरिटी ने भी, तो हम किसके पास जाएंगे, हायर अथॉरिटी के पास, जो कौन है, आप कोई आंसर ही मत दो, मैं खुद ही क्वेश्चन पूछूंगी और खुद ही आंसर दूंगी, ठीक है। एपेलेट अथॉरिटी जो है ये जाएगा किसके पास, बड़े अथॉरिटी के पास। बड़ा अथॉरिटी कौन है, जीएसटी 80, एपेलेट ट्रिब्यूनल, ये सबसे बड़ा अथॉरिटी है, ठीक है, जीएसटी के अंदर में। अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ठीक है, तो ये फाइनल अथॉरिटी है जो आंसर करेगा। समझ में आ रहा है, यस। बट क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि इंटरप्रिटेशन में ही हमको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, तो फिर इसके पापा भी रहेंगे, यस, जो है हाई कोर्ट। और अगर हाई कोर्ट में भी प्रॉब्लम है तो आप जाओगे आगे और किधर, सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर क्वेश्चन ऑफ लॉ। समझे,
और सिर्फ ये दोनों अथॉरिटीज़ में क्वेश्चन ऑफ लॉ जाएंगे, बराबर। समझ में आ रहा है क्या हमको? यस। फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी क्या है? क्लियर है? तो सबसे पहला एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसके ऊपर जाना है एपेलेट अथॉरिटी, उसके ऊपर जाना है एपेलेट ट्रिब्यूनल जीएसटी-एटी, उसके ऊपर तभी जा पाओगे जब अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है। किसके पास जाओगे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट, बराबर। सीक्वेंस समझा? अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन रहेगा कि एपेलेट अथॉरिटी में कौन बैठेगा? यस। तो एपेलेट अथॉरिटी जो है इसमें कौन बैठ रहा है? मीन्स एन अथॉरिटी अपॉइंटेड और ऑथराइज्ड टू हियर अपील्स एज रेफर्ड टू इन सेक्शन 107। अपील सुनेगा क्या एपेलेट अथॉरिटी? जैसे कि 107 में प्रिस्क्राइब कर रखी है वैसी अपील सुनेगा। 107 में बोला है persons aggrieved by the order of adjudicating authority under CGST, SGST, UT, GST ये अपील करेंगे कहाँ पे? एपेलेट अथॉरिटी के पास। हमने यही देखा अभी। यस। अब फॉर ऑर्डर्स पास्ड बाय सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर, क्या हमने सीक्वेंस देखा था? सुपरिटेंडेंट सबसे छोटू आदमी, उसके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर, उसके ऊपर एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, उसके ऊपर कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, उसके ऊपर चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, बराबर। हम बोल रहे हैं चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर तो बहुत बड़े लोग हैं, वो ये सब अपील्स में नहीं आएंगे। उसी दिन देखा था जिस दिन हमने ये सीक्वेंस पढ़ा था। ठीक है, तो अपील में कौन आएगा अब हम देखते हैं। सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर ने अगर कुछ पास किया है तो जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर इन अपील्स जो है वो इनके ऑर्डर्स पे काम करेंगे, करेक्ट। वही अगर जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर ने अगर कोई ऑर्डर पास किया है तो कौन देखेगा उसकी अपील्स को? कमिश्नर, जो हायर अथॉरिटी है। समझ में आया? सिंपल, पक्का। जीएसटी-एटी आपका क्या है? एपेलेट ट्रिब्यूनल, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 109. GST-80 hears the appeals against orders passed by appellate authority और रिविजनल अथॉरिटी। रिविजनल अथॉरिटी अभी तक हमने देखा नहीं है, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। बट हमने बोला एपेलेट अथॉरिटी का कुछ प्रॉब्लम है, वो किसके पास जाएगा? GST-80, मतलब एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। ठीक है, हम देखेंगे इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, क्या क्या बेंचेस होते हैं, ये सारी चीज़ें समझे। ये एक रॉ डायग्राम हुआ आपका, इसमें सीक्वेंस दिया है, मेरे को सीक्वेंस बता दो। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एपेलेट अथॉरिटी, GST-80, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, बराबर। यस। अब हम लोग इसका थोड़ा थोड़ा मेकअप करते हैं। रेडी? यस। तो हमको बोला गया है अगर टैक्स पेयर अपील करता है तो वो कितने टाइम पीरियड में कर सकता है? 3 months प्लस 1 month। अब आंसर मत दो, आपको तो पता ही नहीं है, मैं खुद ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, खुद ही आंसर दूंगी, ठीक है। तो टैक्स पेयर कितने टाइम में करेगा? 3 month प्लस 1 month। और वही पीओ कितने टाइम में करेगा? 6 month प्लस 1 month, डबल टाइम मिलेगा। यस। ये कौन से फॉर्म में करेगा? APL 01, अपील APL 01,
ठीक है। जैसे ही फाइल हो जाता है ना, एक्नॉलेजमेंट मिलता है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट कौन से फॉर्म में मिलेगा? एक्नॉलेजमेंट APL 02 में एपेलेट अथॉरिटी देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, समझे? नेक्स्ट है आपका PO कौन से फॉर्म में करेगा फाइल? APL 03, और इसको भी एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। APL 02, ये जो रहेगा ये क्या रहेगा? फाइनल एक्नॉलेजमेंट, बराबर। दोनों भी फाइल कर सकते हैं, जो भी फाइल करेगा। अगर टैक्स पेयर करता है APL 01 में करेगा, उसको मिलेगा APL 02। अगर PO करता है वो भी APL 03 में करेगा, उसको मिलेगा APL 02 का एक्नॉलेजमेंट। उसको लगता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने उसके फेवर में नहीं किया ऑर्डर पास। ठीक है, इधर तक क्लियर है? पक्का? ठीक है। ये 3 मंथ्स का पीरियड कब से शुरू होएगा? फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, समझे? समझाओ? पक्का? इधर तक क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब हमको क्या बोला गया है कि जब आप एपेलेट अथॉरिटी से जाते हो GST AT के साथ पास, तो इसके भी टाइम लिमिट्स रहेंगे, डिपार्टमेंट के लिए अलग, PO के लिए अलग। अरे टाइम लिमिट के साथ साथ अब आएगा आपका प्री डिपॉजिट। ठीक है, प्री डिपॉजिट मतलब कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, समझे? मतलब कि कल को जाकर के आपके फेवर में नहीं निकलता है डिसीजन, तो क्या आपको उसका लाइबिलिटी पे करने के लिए आप केपेबल रहोगे डिपार्टमेंट की नज़र में? आंसर इज यस। ठीक है, तो ये पेनल्टी का अमाउंट जो है, सॉरी ये जो डिपॉजिट का अमाउंट है उसमें आया है अमेंडमेंट। ठीक है, और GST AT जो है उसका फॉर्मेशन हुआ है अभी अभी रिसेंटली लास्ट ईयर एंड में। ठीक है, तो अगर मैं आपको ऐसा बोलती थी एपेलेट अथॉरिटी से कि ये इधर से कब अपील कर सकते हैं, तो इसका टाइम पीरियड है 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स। और PO कब कर सकता है? वेरी गुड, बट नॉट सो गुड। 6 मंथ्स प्लस 0 मंथ। ठीक है, तो टैक्स पेयर को कितना टाइम है? 3 + 3, और इसको कितना है? 6 + 0। अब ये कहाँ से कैलकुलेट होएगा पीरियड? बट आप तो समझो अभी तक तो सेटअप ही नहीं हुआ था। अगर 2017 का कोई डिसीजन है, उसका सपोज एपेलेट अथॉरिटी ने डिसीजन दे दिया है, ठीक है, 2019 में दे दिया है सपोज, 3 महीना तो 2026 अभी चल रहा है, सेटअप ही नहीं हुआ है, क्या करोगे? विच एवर लेटर, यस। तो इधर पे बोला है कम्युनिकेशन या तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंचेस, विच एवर इज लेटर। वेरी गुड। समझा? पक्का? फॉर्म नंबर देखे?
एडिशनल मेकअप आप बता दो सोच के। EPL05 बराबर, यस। इधर पे क्या जाएगा, EPL07 बराबर। एक्नॉलेजमेंट किस में जाएगा, एक्नॉलेजमेंट जाएगा मेरे ख्याल से EPL06। ठीक है, पक्का इधर तक समझा? यस। हमने डिपॉजिट का अमाउंट अभी तक नहीं देखा, वो मॉड्यूल के साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, GST 80 जो है इसके 2 बेंचेस रहेंगे। ठीक है, एक रहेगा स्टेट बेंच और दूसरा रहेगा प्रिंसिपल बेंच। यस, तो आपका स्टेट बेंच जो है ये केसेस लेगा, वो पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड जो भी है वो। क्या ये स्टेट बेंच कभी भी प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन ले सकता है क्या? आंसर इज नो, क्योंकि वो स्टेट वही स्टेट का रूलिंग देगा वरना। तो हमने बोला आपके कैटेगरी में अगर आपके क्वेश्चन में अगर एक भी प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन रहा तो वो सीधा किधर जाएगा, प्रिंसिपल बेंच। समझा? बाकी सारे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस कहाँ जाएंगे, स्टेट बेंच। समझे? और बाकी इंटरस्टेट कहाँ जाएंगे, प्रिंसिपल बेंच। प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन रहा कौन देखेगा, समझे? पक्का? ठीक है, 171(2) याद है क्या? एंटी प्रॉफिटियरिंग था क्या? देखो तो 171 है एंटी प्रॉफिटियरिंग। तो हमने बोला प्रिंसिपल बेंच प्लेस ऑफ सप्लाई के मैटर्स, 171(2) के मैटर्स, तो गवर्नमेंट के पास पावर है, वो मैटर्स डायरेक्टली कौन लेगा, डायरेक्टली टू प्रिंसिपल बेंच। क्लियर है? यस। अब ध्यान से देखो, क्या ये स्टेट बेंच और प्रिंसिपल बेंच GST 80 है, बराबर। अगर कभी स्टेट बेंच में प्रॉब्लम हुआ तो इसका अपील जाएगा क्वेश्चन ऑफ लॉ के केस में हाई कोर्ट के पास, नहीं हुआ सही तो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, बराबर। बट अगर प्रिंसिपल बेंच में कभी भी प्रॉब्लम हुआ तो ये बेंच सीधा सीधा कहाँ से जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। ये हाई कोर्ट में जाएगा क्या? नहीं। समझे क्या सीक्वेंस? पक्का? यस। इसके अलावा स्टेट बेंच में जाने का टाइमलाइन दिया है आपको, स्टेट बेंच से जाने का टाइमलाइन दिया है आपको 180 डेज प्लस रीजनेबल टाइम, नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का टाइम हमको स्पेसिफाई नहीं दिया है करके, करेक्ट है। इसके अलावा जब भी GST 80 से आगे जाओगे आपको मोको का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मोको मतलब मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस ऑब्जेक्शन। मतलब कि अगर मैंने राघव के अगेंस्ट कुछ ना कुछ केस फाइल कर दिया हाई कोर्ट में, ठीक है, तो मोको के अंदर में 45 डेज या कुछ का टाइम लिमिट होता है जहाँ पे राघव को इंटीमेट किया जाएगा कि आपके अगेंस्ट ऐसा ऐसा केस आया है, क्या आपको भी कुछ फैक्ट्स और कुछ चीज़ें देनी है, हमको सबमिट करनी है, बराबर। तो क्रॉस ऑब्जेक्शन का अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं। यस, इनको तो पता भी नहीं है ना इनके अगेंस्ट ये चीज़ें हो रही है,
तो इनको हम अपॉर्चुनिटी देंगे, ये वो ड्यूरेशन में जो भी फैक्ट्स इनके पास है वो हमारे पास लेकर के आएंगे। समझे? पक्का? तो ये है आपका कॉन्सेप्ट जो है अपील्स का। क्लियर है?